हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पापी देवर छन। आंगन से थाली गिरने की आवाज़। बहू अमिता दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। क्या हुआ माँ? थाली का गिरा दी। बेमुश्किल शब्द निकले अमिता के मुख से। ना जाने कौन सी घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है। तुझे झूठी थाली में खाना निकाल लाई मेरा। गायत्री ने मुंह से शोले बरसाते हुए जवाब। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतना गरज की नई नवेली बहू अमिता की रुलाई फूट गई। रुद्र गले में ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई अम्मा, साफ ना हुई होगी थाली सही से। आगे से ऐसा ना होगा अम्मा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले अम्मा, फिर गरजी। अस्मिता ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। इधर अम्मा गायत्री देवी लगी रगड़ रगड़ कर नहाने। ना जाने किसका चूटन खिला दिया मुझे, अपवित्र कर दिया। निकाली जी। अम्मा बड़बड़ाती जा रही थी। 2-4 दिन बीते तो अम्मा कुछ सामान्य हो गई, लेकिन बहू अमिता को अम्मा का ये व्यवहार खटक गया था। अम्मा जी यानी गायत्री देवी बड़े ही रोबी व्यक्तित्व की महिला है। उनकी कड़कड़ती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती हैं। खेत खलियान जमीन जायदाद किसी बात का कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे विजय और राजीव हैं। बड़े बेटे विजय की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई। अस्मिता अम्मा जी की नई नवेली दुल्हन एक परिवार से है, इसलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करती है। बड़ा बेटा तो मानो माँ की परछाई है। माँ कहे तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना, या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और लज्जित सहन करके भी अमिता आपत्ति को ही अपना सर्वोच्च समझती थी। अम्मा की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 18 वर्ष की अस्मिता अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीब और मुफलिस ने उस पत्थर की तरह मजबूत बना दिया। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिससे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है। अमिता बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंग, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। अम्मा ने एक नज़र उसे अपने विजय के लिए पसंद कर लिया था। यूँ तो अम्मा का कड़क स्वभाव है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा बात पर अन्न का अपमान। आज कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव किया अम्मा ने। अमिता अपने पति को बता रही थी, देख तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, अम्मा को झूठन से सख्त चिढ़ है। ध्यान रहे उनको किसी की पहनी उतरन और झूठन तनिक न छू पाए। अक्सर छुई तो तू जाने और अम्मा जाने, मैं तो उठा के तेर के पास पलट आऊँगा। त्योरी चढ़ाते हुए विजय ने अस्मिता को फटकार लगा दी। बाप के घर पटक देने की बात से अमिता थोड़ी असहज हो गई थी। कौन सा सगा बाप था उसका? सौतेला बाप था, वो भी पूरा कसाई।
जहाँ भी भनक लगी कि ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उसके साथ साथ उसकी माँ की भी जिंदगी नरक बना देगा वो। अरे माई ने भी कौन जन्म की सजा भुगतनी, उस नशेड़ी से ब्याह करके सारा जीवन रोकर ही काटा है। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। अनायास उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। अगले ही पल खुद को संयत करते हुए वो काम काज में लग गई। इस घटना के बाद अस्मिता थोड़ी सावधान रहने लगी। उसे समझ में आ गया था कि विजय माँ के ही कहने में चलेगा। ले देकर बस एक ही घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता, वो भी लल्ला जी कहे उसकी सभी फरमाइशें पूरी करती। विजय को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन अम्मा और अमिता ही अकेली रहती। राजीव होते अम्मा को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बांके नौजवान राजीव भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो अम्मा लाड में उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सोती। अमित अपने कमरे में खड़ी माँ बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। आखिर बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था, उसे याद भी नहीं था। पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली। कितने ही साल तो माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दी। पुरजा के इस समाज में किसी स्त्री को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज स्त्री में एक खोट ढूंढना प्रारंभ कर देता है। 17 वर्ष की कच्ची उम्र में शादी, तलाक, बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए, उससे उसने दर दर की ठोकरें खाई, मर्दों की अच्छी बुरी नीयतों का सामना किया। वो भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले गया। उसने फिर से जीने की कोशिश की थी कि एक बार सच्चाई अपना रूप को दिखाना शुरू कर दिया। माँ का यो नया पति हर रोज मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोल कर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वो मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई वो छीनकर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया है। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं है जीवन से। अमिता की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनशील खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया था, न ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती उसकी माँ अब सुख दुख का एर से भूल चुकी है। उसका हृदय खाली हो चुका है, जिसने न प्रेम न नफरत। अस्मिता इसे बिना ममता की छांव में बड़ी हुई है, इसलिए माँ बेटे का प्रेम देख अक्सर अमिता भावनाओं में बह जाती। भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख राजीव की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो अमिता को किसी न किसी बहाने से बुलाता और काम पकड़ा देता। अमिता भी लल्ला जी के काम में कभी इनकार नहीं करती। पूरी तमन्ना से वो काम में जुट जाती। उधर राजीव बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली अस्मिता रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लट उड़ कर अमिता के चेहरे को
चूमती रहती। राजीव के दिन में हलचल पैदा कर देती थी। अम्मा को राजीव का यूं अस्मिता से बोलना बतलाना बुरा नहीं लगता था। न ही उन्होंने कभी अस्मिता को बिना घूंघट कर राजीव से बात करने को मना किया था। राजीव के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। अस्मिता के मन में कोई खोट नहीं था। वो तो बस बोल की प्यारी थी। वो तो बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति की गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था अस्मिता को। समय बीत रहा था। राजीव की गिर्द दृष्टि भी अस्मिता पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली पुष्पा की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख राजीव ने कहा, काहे चिंता करती है अम्मा, मैं तुम्हें अभी मौसी के पास पहुंचा देता हूँ। आधी रात ही अम्मा राजीव को लिए निकल पड़ी। पुष्पा के घर पहुंचकर अम्मा ने राजीव को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दे दूंगी। राजीव देर रात को घर पहुंचा। देखा तो अस्मिता को अपना ही इंतजार करते पाया। मौसी ठीक है ना लल्ला जी, चिंता हमारी नींद ही नहीं आ रही थी। अमिता ने कहा, ठीक है, क्या उनका आखिरी वक्त समझो। ओहो भाभी, एक कप चाय बना दोगी, थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल समेटती अस्मिता रसोई की तरफ बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि अस्मिता को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो राजीव उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने अस्मिता पर डाली। अस्मिता एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने जताना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं लल्ला जी, ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। कब राजीव को थमाकर वो अपने कमरे में चली। पीछे फिर से वही पद चाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल राजीव उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, राजीव भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। राजीव कुटिलता से मुस्कुराया। अस्मिता पर घड़ों पानी गिर गया। मानो इतना दुस्साहस भूल रहे हो तुम्हारी बड़ी भाभी, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निक यहाँ नहीं है तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। गुस्से से चीख पड़ी तो अस्मिता, अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुनेगी? 1 मिनट में निकाल बाहर करेगी। तुम झूठी मक्कार बताकर फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप भी थी। वो डिठरता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। अस्मिता गिड़गिड़ाई, मतलब तुम्हें प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसके अस्मिता को बिस्तर पर गिरा दिया। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी कोई बचाओ। अमिता विलाप कर रही थी। खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने अम्मा खड़ी थी। कमरे में रोती बिखरती बहू। राजीव, अम्मा गर्जी, अम्मा कोई गलती ना रहे, ये अस्मिता ही बहला फुसला कर राजीव ने कहानी बनाना शुरू करी। उसे पूरा यकीन था अम्मा अपने लाडले बेटे की ही बात को टाली नहीं सकती। उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी।
आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा। कुछ होश संभाला। 25 बरस पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ कर दो माई, मेरी कोई गलती नहीं है। तो विजय के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये राजेश खुद मेरे कमरे में घुसा आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। उसमें मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना विजय के बापू। गायत्री ने पति की ओर उम्मीद भरी निगाहों से, अरे तो ही कुलक्षणी, तूने ही लटके झटके दिखाए होंगे। कोई आदमी बिना बात किसी औरत के जबरदस्ती करता है? ये राजेश तो बोल रहा कि अक्सर आता है तेरे कमरे में, तू ही बुलाती है। बोल कुलक्षणी, कब से चल रहा है सब? भगवान जाने पेट में ये बच्चा किसका लिए घूम रही है। ऐसा मत कहो विजय के बापू, मेरा भरोसा करो। माई आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसे अन्याय नहीं करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको ना बुलाया, ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा रहा है। तो तू सच बोल या झूठ? किसी की झूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक झूठन है बस, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा देना। पता तो चले इस कलंकनी को बल चलने का क्या परिणाम होता है। सबने फैसला सुना दिया था। गायत्री रोती चिल्लाती, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे झूठन बुला रहा था। वो ऐसा सी घुटनों के मुंह छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में उसने अपने सारे गहने एक कोठरी में बांधे और विजय को गोद में उठाकर आधी रात को ही वहां से भागकर भाई की मदद से सारा जेवर बेचकर दूर जमीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही विजय और अपने एजेंट में बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति ससुराल माई का सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वो था झूठन का दाग जो उसके दामन को कलंकित किए था। गलती न होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी गायत्री। आज भी झूठन देख उसे अपने कानों में वही झूठन वाली आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो विचलित हो जाती है। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। फैसला तो वो जान गई थी राजीव के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाली जाऊंगी तो मेरे साथ ही माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। अमिता का मन अब खुद से ज़्यादा माँ के लिए व्यतीत हो उठा। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से नहीं कहूँगी मुझे ए भगवान पर तरस खाओ। अमिता बोलती चली जा रही थी। झूठन तो झूठन, वो मुश्किल कुछ शब्द फूटे अम्मा के मुंह से। पूरा साहत झूठा। अम्मा फिर से बोली, तू झूठा नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वो इस घर तो क्या समाज में रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन
घर की इज्जत कोई उसे डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपयों पैसों से खरीद सके। मुझे क्या लगा मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी। ये बाल सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। दफ़ा हो जाए यहाँ से। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन अम्मा आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। ना जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो पुष्पा का भांजा चंदू मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय पर ना पहुंचती। कैसे तुझसे नज़र मिलाती। तू मेरे बेटे की अमानत है, घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती, झूठन नहीं हो जाती। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे झूठन के दाग से मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता अगर पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुदकुशी नहीं की जा सकना इससे कि कोई महिला उन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे। उनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। असु आज सारे बांध तोड़कर जाना चाहते थे। ना जाने कितने बरस ने उनको रोक कर रखा था। गायत्री ने राजीव कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर अस्मिता अम्मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझाने लगी थी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।